मेडिकल पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में मेनली आज हम प्राइमरी को ही देखेंगे। हाइपरटेंशन की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले ये पढ़ते हैं। इट इज़ परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का लगातार एलिवेटेड रहना है नॉर्मल लेवल से ऊपर। कैसे? एक लेवल दे दी गई है 130 से ऊपर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर लगातार बना हुआ है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mmHg से ज़्यादा है तो इसको हम हाइपरटेंशन की कैटेगरी में डालेंगे। इसके भी दो स्टेज होती हैं, स्टेज 1 हाइपरटेंशन और स्टेज 2 हाइपरटेंशन। सिस्टोलिक वाला अगर ये 130 और 139 के बीच में लाई कर रहा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 और 89 के बीच में है तो इसको हम स्टेज 1 में रखेंगे। हालांकि जबकि स्टेज 2 में 140 या उससे ज़्यादा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और डायस्टोलिक वाला 90 या 90 से ज़्यादा है तो उसको हम स्टेज 2 में रखेंगे। उसके बाद इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो ये है कि ये दो तरह की हाइपरटेंशन होता है। प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन है पहला, और दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी अब हम देखेंगे और सेकेंडरी बाद में। पहले जान लें कि प्राइमरी क्या है, कि इसमें जो उसके जो वजह जो है, इसकी जो इटियोलॉजी है वो अननोन है, लेकिन इसमें कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं वो तो पढ़ ही लेंगे। लेकिन जो सेकेंडरी वाली हाइपरटेंशन है इसमें कोई दूसरी बीमारी के नतीजे में ये पैदा होती है, जैसे किडनी डिजीज़ हो गई है या एंडोक्राइन डिजीज़ हुई है। एंडोक्राइन डिजीज़ में क्या होता है, जैसे कि एल्डोस्टेरोनिज्म हो गया किसी को, या फिर कह लें आप थायराइडिज्म में हाइपो है या हाइपर या ओरल कंट्रासेप्टिव लेने की वजह से हाइपरटेंशन बढ़ा है, तो ये सब सेकेंडरी में जाएंगे। हम इसकी इटियोलॉजी की तरफ मूव करते हैं। इटियोलॉजी में जो है सबसे पहले क्या है, जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स भी देखे गए हैं, जैसे कि फैमिलियल एग्रीगेशन देखा कि फैमिली में लोगों में अगर है तो फिर उनके बच्चों में आने का ज़्यादा संभावना रहती है, और ट्विंस में देखा गया है। तो इससे अंदाज़ा लगाया गया कि जेनेटिक फैक्टर्स भी इस पर असर डालता है। रेशियल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। रेशियल में जो है, रेशियल में क्या है कि जो अफ्रीकन अमेरिकन जो होते हैं उनमें ये बीमारी ज़्यादा होने के चांस होते हैं बनिस्बत वाइट्स के। जो वाइट होते हैं उन लोगों में कम होगा, जो अफ्रीकन हैं उनमें ज़्यादा देखा गया। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो लोग सॉल्ट इंटेक ज़्यादा करते हैं, नमक ज़्यादा खाते हैं, ओबेसिटी है, या फिर कोई ऐसा ऑक्यूपेशन जो स्किल ऑक्यूपेशन है जिसमें ज़्यादा स्किल का यूज़ हो रहा है, या कहते हैं हम हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स, बहुत ही आराम की ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं, बहुत ही एकदम हाई फाई लेवल, जो कोई काम धाम नहीं करते बस बैठे हैं, तो उसमें भी चांस ज़्यादा रहता है। और स्ट्रेस भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। रिस्क फैक्टर्स, ये वो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो एसेंशियल हाइपरटेंशन की जो कोर्स होता है उसको मॉडिफाई करते हैं, यानी हाइपरटेंशन को और बढ़ाएंगे, उसको अफेक्ट करेंगे। जैसे कि एज है, एज में अगर बचपन में ही यंगर एज में किसी का हाइपरटेंशन अगर ये आया, उसको अगर ऐसे ही छोड़ दिया गया, कुछ ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो क्या होगा कि वो उसकी जो उस बच्चे की जो लाइफ होगी वो एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी। अगर हम सेक्स में देखें तो सेक्स में जो मेल्स में ज़्यादा बुरी तरह से पाया जाता है बनिस्बत फीमेल्स के। एथेरोस्क्लेरोसिस भी इसकी एक वजह है। अदर रिस्क फैक्टर्स में क्या है, स्मोकिंग है, एक्सेस अल्कोहल इंटेक है, और डायबिटीज़ मेलाइटस भी है। अब हम पैथोजेनेसिस की तरफ बढ़ते हैं। पैथोजेनेसिस में क्या है कि पैथोजेनेसिस में देखा गया है कि जो प्लाज्मा लेवल हाई मिला है कैटेकोलामीन्स का लेवल हाई होने की वजह से हाइपरटेंशन देखा गया, क्योंकि कैटेकोलामीन्स में क्या क्या शामिल है, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन और डोपामिन। तो इनका काम क्या होता है कि हार्ट की जो एक्टिविटी है, चारों एक्टिविटी जो आपने पढ़ी होगी, एक्साइटेशन है उनका कार्डिक आउटपुट है, उसका जो है जितनी भी एक्टिविटीज सारी की सारी ये बढ़ाने का काम करते हैं। तो बढ़ने की वजह से क्या होगा कि हाइपरटेंशन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। पहली चीज़ तो ये पैथोजेनेसिस में हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ा हुआ मिलता है इस दौरान। ब्लड वॉल्यूम कैसे बढ़ता है, आर्टीरियल ओवरफिलिंग हो जाए या फिर आर्टीरियोलर
कंस्ट्रिक्शन, आर्टीरियल जो ओवर फिलिंग है यानी आर्टरी जो है बहुत ज़्यादा वॉल्यूम से भर जाए किसी वजह से, वो इसको हम वॉल्यूम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। और जो आर्टीरियोलर कंस्ट्रिक्शन है, अगर मान लिया आर्टीरियोल कंस्ट्रिक्ट कर गया तो क्या होगा, प्रेशर पीछे की तरफ जाएगा जिसकी वजह से प्रेशर आर्टरी में बढ़ जाएगा। तो ये आर्टीरियल कंस्ट्रिक्शन भी एक इसमें पॉइंट जो है हमें गौर करना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है कि कार्डियक आउटपुट इसमें बढ़ा हुआ मिलता है। अब दो चीज़ें और बची हैं पैथोजेनेसिस में, लो रेनिन एसेंशियल हाइपरटेंशन और हाई रेनिन एसेंशियल हाइपरटेंशन। लो रेनिन होता है, ये कब ऐसा होता है? आप सोच रहे होंगे कि लो रेनिन है इससे कैसे हाइपरटेंशन हो रहा है? इसकी वजह से नहीं हो रहा है, ये किसी वजह से हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ने के दौरान क्या हुआ है कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ा गया। अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ा है, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम जब बढ़ा होता है, आपने पढ़ा होगा रास मैकेनिज्म, उसमें कहते हैं कि जब ब्लड वॉल्यूम घटता है तब जाके रेनिन निकलता है। ये पता होगा आपको, ब्लड वॉल्यूम जब घटेगा तब रेनिन निकलेगा। रेनिन जाकर के कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजन को 1 में, फिर उसके बाद 1 जाएगा कन्वर्ट होगा 2 में हो जाएगा, फिर ये जो है काम करेगा आकर के ये वहाँ एल्डोस्टेरोन निकलवाएगा जाकर। एल्डोस्टेरोन आकर के किडनी में क्या करेगा, सोडियम और वाटर को रिटेंशन कराएगा, ठीक है, सोडियम वाटर का रिटेंशन होगा। और दूसरी चीज़ क्या होती है, एंजियोटेंसिन 2 जो है आकर के यहाँ कंस्ट्रिक्शन कराता है। कंस्ट्रिक्शन कहाँ पे करा देता है? इफरेंट आर्टेरियोल में, ताकि ब्लड रुके और उसका ज़्यादा से ज़्यादा अंदर एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन हो और ब्लड वॉल्यूम दोबारा नॉर्मल हो जाए। ये काम होता है इसके अंदर। रेनिन कब निकला? जब ब्लड वॉल्यूम घटा। अगर ब्लड वॉल्यूम पहले से ही बढ़ा हुआ है, ठीक है, हाइपरटेंशन की वजह से बढ़ा हुआ है, या कह लें आप इसकी वजह से हाइपरटेंशन हुआ है, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ा है, ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अगर बढ़ा हुआ है तो रेनिन का हमेशा क्या होगा, सप्रेशन होता रहेगा। रेनिन अब कम निकलेगा, ठीक है, रेनिन कम इसलिए निकल रहा है क्योंकि ब्लड वॉल्यूम तो पहले से बढ़ा है, जब बढ़ा हुआ है तो कम होने पर निकलता है ना, तो इसी वजह से इसको हम लो रेनिन एसेंशियल हाइपरटेंशन ये जो है सिचुएशन पैदा होती है। हाई रेनिन एसेंशियल हाइपरटेंशन ये भी देखा जाता है। ये कब होता है कि अगर इसके पीछे की और भी वजह होती है हाई रेनिन, इसलिए अगर अनरिस्पॉन्सिवनेस हो जाएगी, इसका जो एड्रिनल जो ग्लैंड है उसका जो फंक्शन है वो काम सही नहीं कर रहा है, वो एंजियोटेंसिन 2 को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो उसके नतीजे में क्या हो जाता है, रेनिन ज़्यादा निकलने लगता है। रेनिन ज़्यादा निकलने लगता है, हाइपरटेंशन तो कोई और वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है, उसके साथ साथ ये दो चीज़ें जो होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो हाई रेनिन किस वजह से हो रहा है? एड्रिनल ग्लैंड की इनसफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। उसका जो काम है वो नहीं कर रहा है। किसको? अल्डोस्टेरोन 2 का काम क्या होता है? ये आकर के एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और यहाँ से अल्डोस्टेरोन निकलवाता है, लेकिन ये काम अगर नहीं कर पा रहा है किसी वजह से, तब रेनिन का लेवल बढ़ा हुआ हमें मिलेगा। बार बार रेनिन कहेगा निकलवाओ जाके, लेकिन यहाँ काम ही नहीं कर रहा है, तो ये हाई रेनिन एसेंशियल हाइपरटेंशन हो गया। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, बाकी जो है हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें। अगर कोई भी डाउट हो तो आकर के हमारे टेलीग्राम चैनल में पूछें या फिर कमेंट में ही पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।